स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग MGT 519 हम अपने रिवीजन के जो लेक्चर से ही कंटिन्यू करेंगे, जिसका पार्ट 2 है ऑफ दिस रिवीजन। जो हमने चैप्टर्स अपना जो लेक्चर 16 था, दैट वाज पार्ट 1 ऑफ द रिवीजन, जो कि हमने अपने जो फर्स्ट 15 लेक्चर्स को कवर किया, या उसी की कंटिन्यूएशन में दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर दैट वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद। हमने अभी तक जितनी बात की थी, हमने सारे मॉडल्स डिस्कस कर लिए थे, एनसॉफ के मॉडल्स डिस्कस कर लिए, 5M पॉलिसी डिस्कस कर ली, और सारे जो कि एनालिसिस एंड एवेल्युएशन ऑफ एनवायरनमेंट के जितने भी पॉसिबल इश्यूज थे, जो पॉसिबल मॉडल्स थे, उन सब को हमने डिस्कस किया। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मार्केटिंग प्लान, द स्ट्रेटेजिक प्लान। अब हम उसकी तरफ जाना शुरू कर दिया हमने कि वो किस तरह बनाया जाता है, उसकी कैसे फाउंडेशन रखी जाती है, और हाउ डज इट गो अबाउट, और दिस विल अल्टीमेटली लीड टू कि ये सारी प्लानिंग के बाद जो STP प्रोसेस शुरू हो जाता है, द सेगमेंटेशन, द टारगेटिंग एंड द पोजिशनिंग एस्पेक्ट, वो किस तरह इसकी ऊपर बेस करता है। जो ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स होती हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग जो कि किसी भी मॉडल के ऊपर, जिसके ऊपर हम काम शुरू कर रहे होते हैं, किसी भी मार्केटिंग प्लान के लिए जो पहली चीज है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव सेटिंग। जब तक आपको अपना गोल जो है वो आइडेंटिफाई कर नहीं होगा, तो आप उसके हिसाब से कोई प्लानिंग का काम नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस इज द ऑब्जेक्टिव सेटिंग। द ऑब्जेक्टिव सेटिंग इज बेसिकली द फोरकास्ट ऑफ मार्केट एंड सेल्स, जिसकी गाइडलाइंस की बेसिस पे कंपनी ये डिटरमिन कर सकती है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किस हिसाब से बनाई जाएगी, और उसका क्या प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंगली शेप किया जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव्स की स्टेटमेंट्स होती हैं, दे शुड बी क्वांटिफाइड एंड दे शुड हैव अ टाइम होराइजन। जैसा कि मैंने बात किया था कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दे शुड बी स्मार्ट। ये एक एक्रोनाइम बना लिया गया है कि दे शुड बी स्मार्ट, SMART। S फॉर स्पेसिफिक, कि ऑब्जेक्टिव वो बिल्कुल क्लियर कट एक चीज को डिफाइन किया जाए। इट शुड बी मेजरेबल, कोई एब्स्ट्रैक्ट बात नहीं हो कि वी आर गोइंग टू कवर द कंप्लीट मार्केट। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट मार्केट? कितना शेयर होगा, क्या आपके रेवेन्यू टारगेट्स हैं, किस परसेंटेज से इंक्रीज करना चाहते हैं, ऑल दीज थिंग्स दे नीड टू बी मेंशन्ड, दे शुड बी अटेनेबल। कोई ऐसा कोई बात ना कर दी जाए जो कि कंपनी अटेन नहीं कर सकती। सो आपको अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए, अपनी वीकनेसेस के बारे में भी एक करेक्ट असेसमेंट हो, और उसके हिसाब से फिर कंपनी एक प्लान बना रही है जो कि रियलिस्टिक भी हो और टाइम बाउंड भी हो। सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कंपनी अगर कोई ये टारगेट बनाए कि विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year वी आर गोइंग टू इंक्रीज आवर सेल्स बाय 16% इन द रीजन ऑफ रावलपिंडी, तो वो सबसे पहले तो उसने अपने को टाइम बाउंड कर दिया कि हम जी 1 साल के अंदर ये काम करेंगे, अपनी सेल्स को कितना बढ़ाएंगे, स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफिक कि जी 16%। एंड व्हेन इट्स बीन स्पेसिफाइड, दिस मींस इट्स गोइंग टू बी मेजरेबल एज वेल, कि करंट सेल्स ये इंक्रीज इन 16% इज गोइंग टू लीड टू दिस मच, और उसके हिसाब से फिर शेप करें, और इट इज अटेनेबल एज वेल, और एक रियलिस्टिक टारगेट है। ये नहीं कि वी आर गोइंग टू इंक्रीज द सेल्स बाय 200% इन रावलपिंडी। अब दिस इज समथिंग व्हिच इज इम्पॉसिबल कंसिडरिंग द competition that's there. So the objectives, they need to be smart. Once you've set up the objectives, next come the research and the designing of strategies. एक दफा ऑब्जेक्टिव्स बना लिए गए, वो अप्रूव हो गए, देन द डिटर्मिनेशन ऑफ द टारगेट मार्केट इज स्टार्टेड, कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इंप्लीमेंट करने हैं, उसके लिए आपका टारगेट क्या है। बिकॉज सर्विंग द कंप्लीट मार्केट
is often impossible, like I just said. In most cases it is extremely difficult कि कंपनी ये सोचे कि मैं जो है वो तमाम मार्केट को कवर कर लूंगी, because they may not have the complete variety कि वो सारी मार्केट को टारगेट करे. और जो लास्ट स्टेप है ऑफ द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ ए स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान एंड देन बजट फॉर ईच टारगेट मार्केट. तो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले एक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान को बनाया जाएगा. वंस दैट प्लान इज कंप्लीटेड, फिर जो बजट है फॉर द टारगेट मार्केट, वो बजट जो है उसको फॉर्मुलेट किया जाएगा एंड देन बोथ दीज थिंग्स आर प्रेजेंटेड इन द फ्रंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. These board of directors will then study about it. Since they're the top management of any organization, they're going to talk about this, they're going to discuss it amongst themselves, and once it has been approved, only then would that particular plan would start rolling on. एक physical product जो है, it is more concerned with the intangible aspects in today's comparative market, because उस प्लान में फिर आपको एक प्रोडक्ट सर्विस एलिमेंट जो है वो एक टोटल पैकेज में भी देना होगा. और फिजिकल सेल्स के बाद जो आफ्टर सेल सर्विस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सर्विस सेक्टर. जस्ट a small example, something that happened to me only yesterday and I was very surprised. मैंने एक टाइमेक्स की वॉच बाहर से खरीदी थी और मैं उसको यूज करता हूँ. उस वॉच में उसके बटन में एक प्रॉब्लम आ गया a month back, and I went to one of the good but a local shop, एक घड़ियों की शॉप में मैं गया उसको रिपेयर कराने के लिए. वो जो शॉप के जो टेक्निकल साइड के लोग थे, उन्होंने मुझे बड़ा डिस्करेज किया. उन्होंने कहा जी ये तो ठीक नहीं हो सकती, इसका तो ये प्रॉब्लम आ गया है, अब आप ये वॉच समझें कि ऐसे ही चलेगी, जब कभी आप बाहर जाएंगे इसको ठीक करा लीजिएगा. आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. और मैंने सोचा कि यार एक टाइमेक्स की मैं घड़ी लाया हूँ, इतना ये मशहूर ब्रांड है और पुराना ब्रांड है. टाइमेक्स इज परहैप्स वन ऑफ दोज ब्रांड्स जो कि अमेरिका में 1800s के एंड से काम कर रहा है. तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. खैर अभी कोई महीना पहले के बाद गुजर गया, 2 दिन पहले की बात है कि मैंने उस घड़ी अपनी ली और मैं एक छोटी सी शॉप थी, मैं उधर चला गया और मैंने सोचा कि यार इसको भी मैं दिखा दूं, शायद ये रिपेयर कर दे. बाय अ स्विफ्ट हैंड ऑफ लक जो शॉपकीपर था उसने मुझे एक और बंदे का रेफर किया कि जी आप उनके पास जाएं, वो इसको डील करते हैं टाइमेक्स को. सदर में देयर इज अ कंपनी जो कि डील करती है. आई वेंट टू देम एंड दे सेड कि जी कंपनी का जो टाइमेक्स का अपना पूरा एक सर्विस सेंटर है पिंडी में, आप उधर चले जाएं. एंड आई वेंट टू देम और उन्होंने कहा कि जी थैंक यू, गिव अस द प्रोडक्ट और हम आपको कल इसको रिपेयर कर देंगे. और आज के दिन जब मैं इधर आ रहा था तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम सेइंग कि जनाब आपकी प्रोडक्ट इज आपकी योर वॉच हमने उसे ठीक कर दिया, आप प्लीज आए उसको कलेक्ट कर लें. Now this is the after sale service which is being provided to me. और वो घड़ी जो कि मैं कुछ 3 साल पहले लाया था, एक बहुत एक्सपेंसिव घड़ी खरीदी, लेकिन उसकी वो आफ्टर सेल सर्विस जब मुझे अभी मिली तो सडनली मेरी लॉयल्टी टुवर्ड्स टाइमेक्स हैज इंक्रीज्ड और मैं आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड बाय दैट प्रोडक्ट कि एक चीज जो कि मेरी गलती से खराब तो हो गई लेकिन वो ठीक हो सकती है. आई एम विलिंग टू पे अ प्राइस फॉर दैट, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड माय लॉयल्टी टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ब्रांड. और कंपनी की सर्विस भी जाहिर अच्छी है, तो इसका मतलब है कि द अदर पीपल शुड ऑल्सो गो एंड यूटिलाइज द ब्रांड. तो ये जो आफ्टर सेल सर्विस जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन द सर्विस सेक्टर. We next move on to the strategic marketing programs, developing a marketing strategy thing. Developing a marketing strategy for a good or service is the same.
because it involves the selecting the target market and then formulating a marketing mix for that. जैसा कि हम पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे कि even in the case of physical goods, bringing a service element to it actually increases the chances of success. तो जो marketing strategy of whether it's a good or it's a service, the process is essentially the same because it's selecting the target market and then formulating the marketing mix accordingly. The marketing tactics are developed besides the action program and they detail कि tactics में वो बड़ी डिटेल में ये बता दिया जाता है कि what is to be done, when, कब ये काम करना है, किस किस ने ये रोल प्ले करना है, इसकी प्राइस क्या होगी और ड्यूरेशन क्या होगा, वक्त के साथ जो काम होगा तो कितने अरसे में काम होगा. सो इट्स बेसिकली एन एलैबोरेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव दैट हैज बीन सेट. जो आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट किया हुआ है उसी ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है इस मार्केटिंग की जो टैक्टिक्स हैं वो भी बनाई जा रही हैं. When the objectives have been set, the managers have to refine the strategic marketing plan. एक दफा जब आपको objectives set हो गए, because remember the objectives are being set and have been approved by the board of directors. उन्होंने budget allocate कर दिया और उन्होंने objectives को approve कर दिया. तो जब एक दफा marketing managers के पास वो objectives, approved objectives कंपनी के आ गए तो उसके हिसाब से then they'll have to and they may have to refine the strategic marketing plan. The strategic marketing plan, mind you, is a long-term plan and it may range somewhere from 3 to 5 to 10 years time frame. On the basis of the strategic marketing plan, the marketing plan, the annual marketing plan is then formulated. एक annual marketing plan जो है वो एक short term duration के लिए होता है and maybe for a time frame of 1 year. So it's for a specific periodic time जो कि एक strategic plan का एक subset होता है. You know, so अगर एक strategic plan is for 5 years तो उसके 5 सालों के एक marketing plans आप हर साल बनते जाएंगे. तो every year the marketing plan is going to be amended, or it may change, it may be improved, or it may continue to maintain the status quo. Once the marketing plan is made, it is then turned over to the operational marketers, because they are the people who are actually working on ground. So paper पे जितनी कार्रवाई हो गई, सारी कागजी कार्रवाई हो गई, उसके बाद वो एक्चुअली ऑन ग्राउंड लोगों को दे दिया जाता है सो दैट दे कैन मेक देयर पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिविजनल स्ट्रैटेजी और वो डिविजनल स्ट्रैटेजी पे इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दें. नेक्स्ट, एंड एज आई कीप सेइंग, द बैकबोन ऑफ एनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज द STP प्रोसेस. एक दफा प्लानिंग कंप्लीट हो गई, ऑब्जेक्टिव सेट हो गए, प्लान्स बन गए, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान्स बना दिए गए, उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म मार्केटिंग प्लान्स बना दिए गए, देन इट इज देन हैंडेड ओवर टू द मार्केटिंग ऑपरेशनल मैनेजर्स कि वो फिर उसको इम्प्लीमेंट करें. वंस द प्लान रीचेस द ऑपरेशनल मार्केटर्स तो वो सबसे पहला काम ये करेंगे कि वो ये देखेंगे कि जो मार्केट प्लान उनको दिया गया है वो मार्केट प्लान किस सेगमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट होगा. वो उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, उसको सर्च करेंगे कि ये जो प्लान हमें दिया गया है इसके लिए इसके यूजर्स किधर हैं, इसको इंप्लीमेंट हमने किस पे करना है. सो व्हाट दे डू इज कि वो जो मार्केट उनके पास है, जो उनका एरिया है अंडर देयर सुपरविजन, वो उस एरिया को जो है उस पे रिसर्च शुरू कर देंगे. सो दे आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि कौन से कस्टमर्स इस एरिया में किस किस नीड्स के लोगों के प्रेजेंस है इस मार्केट में. सो दे आर एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट रिसर्चिंग, दे आर गोइंग टू स्टार्ट कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द
मेंबर्स ऑफ द मार्केट, उनके यूजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे, उनके पास्ट बाइंग बिहेवियर्स, बाइंग पैटर्न्स को एनालाइज करेंगे, अगर वो कंपनी के एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं या कंपनी एक नई मार्केट में एंटर हो रही है या नए प्रोडक्ट के साथ हो रही है. सो रिमेंबर द 4 strategies that we studied: the market penetration, the market growth, the product development. So ये strategies जो हम वहां पढ़ी थी उसकी implementation यहाँ पे हो रही है. And this is what I was talking about, कि जो core concepts आपको दिए गए हैं, it is very easy and important for you to understand so that you can actually implement all those concepts in the practical world. Because mind you, हम जो कुछ पढ़ रहे हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन इन वन वे और दी अदर आप देखेंगे व्हेन यू विल एक्चुअली स्टेप इनटू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड. या आप में से जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, आप भी ये रियलाइज करेंगे या कर रहे होंगे कि जो कुछ हम ये पढ़ रहे हैं इसका किसी पार्ट जो है किसी ना किसी तरीके से यू आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग इट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. कमिंग बैक ऑन टू दिस, so on the basis of research, on the basis of the data collected, the marketers they actually identify कि उनकी जो customers की needs हैं वो कौन कौन सी हैं और जो customers की एक जैसी requirements हैं उसके हिसाब से उनको same clusters में divide कर दिया जाता है, उनको segments में place कर दिया जाता है. और वो ये जो segments हैं, ये सारी information जो है, ये profiles which have been developed, उनको properly segments को identify करके उनको note कर लिया जाता. Once the identification of target market is completed, then starts the process कि आप अपने जो each segment की attractivity है कि उसका potential कितना है, उसमें क्या क्या लोगों की नीड्स हैं जिसको हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनकी नीड्स की जवाब है, उनकी नीड्स का आंसर है, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर देगा. डू वी हैव द प्रोडक्ट विच इज आंसर टू दिस प्रॉब्लम, विच इज अ सोल्यूशन टू व्हाट दे वांट. दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट मार्केट. So once you've identified the segment and then you've identified that my product is actually going to act as a solution to what these people want, एक जो target है, target market, तो then you select that target market. जब ये काम भी हो गया तो उसके बाद you then start to position your product. जैसा कि फिगर में आप ये देख रहे हैं कि पोजीशनिंग शुरू हो जाती है आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर टारगेट मार्केट्स. इन पोजीशनिंग यू बेसिकली आइडेंटिफाइंग कि हर सेगमेंट का डिफरेंशियल एडवांटेज क्या है. कि सेगमेंटेशन आपने कर ली, आपने आइडेंटिफाई भी कर ली अपनी टारगेट मार्केट. नाउ यू आर सीइंग कि हर मार्केट का जो हर सेगमेंट है वो आपसे कितना रेलेवेंट है. हाउ कैन यू एक्चुअली गो एंड एंटर इनटू दैट मार्केट और उससे एडवांटेजेस हासिल कर सकते हैं. ठीक है, जो आपका क्या डिफरेंशियल एडवांटेज है ईच सेगमेंट का. अगर आपने एक मार्केट को 10 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया एंड देन यू एक्चुअली आइडेंटिफाई कि जी इनमें से 5 सेगमेंट्स ऐसे हैं विच आर रेलेवेंट टू अस, विच वी कैन एक्चुअली ऑपरेट इन. फिर आप उनको आपस में 5 सेगमेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं कि वो कंपनी उनको ऑन द बेसिस ऑफ योर कोर कॉम्पिटेंसीज हम किस तरह इन सेगमेंट्स को प्रॉपरली सेटिस्फाई कर सकते हैं. और फिर once you've developed that, once you've identified them, then you go into the development and the selection of the positioning concepts. एक दफा आपने अपनी positioning proper कर दी, and then starts the marketing planning phase. आपका STP process एक completion की तरफ चला गया, and then the market planning starts. आप as marketing managers जो operational side को deal कर रहे हैं,
you start developing the marketing mix. एक करेक्ट मिक्स, एक सीमेंट का एक मसाला आप सही तरीके का बनाना शुरू करें, जिससे आप एक एक ईंट को पक्का हमेशा के लिए फिक्स कर देंगे. तो वो जो कॉम्बिनेशन है कि कितनी रेत डालनी है, कितनी सीमेंट डालनी है और कितना ईंट के ऊपर मसाला लगाना है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक, on the strength of the combination of masala that you're creating. Similarly, इधर भी आपके पास product, price, place और promotional abilities और capabilities हैं. Now you have to think कि मैं किस तरह इन चारों चीजों को आपस में एक ऐसा एक cohesive solution बनाऊंगा कि वो हमारी product को segment में एक बहुत ही effective तरीके से उसको हम सेगमेंट की नीड्स को हम आंसर कर सकते हैं, उनकी नीड्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनकी वांट्स को हम बड़े ही एहसन तरीके से पूरा कर सकते हैं. हम अपनी उनकी वांट्स को अपने प्रोडक्ट को इस तरह प्लेस करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इज एक्चुअली गोइंग टू बी इंड्यूस्ड फ्रॉम दोज वांट्स, और वो जो एक एक्सचेंज प्रोसेस है वो इफेक्टिवली कंप्लीट होगा. So all this thing is actually dependent कि how well you identify that particular segment. Then you identify the best segment out of the total market that you can actually answer, you can actually satisfy. And once you've identified those particular segments, then you see that you've created a marketing mix, you've gotten into that segment, and then you're implementing all the strategies and you're making the best profits. You're doing good, you're making good profits, you're into profitability, and at the same time you're keeping the competitors at bay. Your competitors are not able to reap the same benefits that you're doing. You're making profits and you're attaining the marketing plans of the annual that have been set for an annual period of time, and at the same time you're then actually helping to achieve a part of the strategic plan. So in the long run the company is going to earn profits mainly because of the fact कि कंपनी ने उस वक्त जो सेगमेंटेशन की थी, जो ग्राउंड रियलिटी का जो ग्राउंड चेक्स किए थे, that was so accurate, that was so good कि उनकी बेसिस पे टारगेटिंग भी अच्छी हो गई, पोजीशनिंग भी अच्छी हो गई, मार्केटिंग प्लानिंग भी अच्छी हो गई, मार्केटिंग मिक्स की बड़ी आइडियल कॉम्बिनेशन बना दिया गया कि उसके ऊपर जो उस बुनियाद के ऊपर जो मार्केटिंग का घर तामीर हुआ वो एक बहुत एनुअल तरीके, एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उसने तमाम तर चीजों को सेटिस्फाई कर दिया. This is the importance of the segmentation, targeting and positioning, the STP approach. What the marketers, what you as marketers, what I as a marketer need to understand is कि जो markets हैं, जो हमने अभी पहले बात की है, that is an ideal environment. That is something which is the goal of a marketer. कि उसने अपना तमाम तर काम इतने ब्यूटिफुली किया है, इतनी खूबसूरती से किया है कि वो ना सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चला गया, उसने मार्केटिंग प्लान्स के ऑब्जेक्टिव अचीव किए, उसने स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव अचीव किए, उसने कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में लिया. बट फॉर दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस मार्केट की हम बात कर रहे हैं वो मार्केट इज रियली होमोजीनियस. वो जरूरी नहीं है कि सारी मार्केट एक जैसी हो. यू डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स who may be characterized in the same segment on the basis of their similar needs. But human beings are so dynamic that their needs and wants and their behavior basically changes. It keeps changing and you just cannot predict the behavior of a certain human being in any environment. So you need to develop strategies accordingly. So this basically means that markets, they're rarely homogeneous. It is very rare that markets are going to be same, they're going to be uniform.
each segment is going to be the same as the other segment. So marketers, when they're developing an approach, they should consider the factors that there's going to be competition in the market. The customers, they're better informed, they're educated, and their level of awareness and the level of education is steadily increasing. And because of this increase in their information, in this education, their demand may change. So this changing demand it gives rise to those segments in the market. And then, like we were discussing in Maslow's hierarchy of needs as well, that with the passage of time, with the improvement in the standards of living, the demand of an individual or the demand of a particular segment changes. As the standard of living is improving, people will start demanding things which are at a higher level. And you need to provide the solution for that demand as well. So you need to be constantly upgrading yourself, thinking ahead that अगर इस वक्त एक marketer, एक customer, अगर वो ये चाह रहा है कि मुझे एक basic sweater की ज़रूरत है और आपने उसको एक mix sweater, एक 90% acrylic और 10% woolen sweater provide कर दिया. But with the passage of time, as the standard of living is improving, as his awareness level is improving, तो उसको ये पता चलता जाएगा कि अच्छा combinations ऐसे भी होते हैं कि I can get a pure 100% wool sweater. Then, or since his ability to purchase for that sweater is also there, और उसकी willingness भी is there, so the demand for the thing has actually given birth. Once he's getting into that market, or you're in the production of those sweaters, you will then realize that with the passage of time, now the customer wants कि मुझे woolen sweater तो मिले, लेकिन वो woolen sweater जो है उसका wool वो अब Australian sheep का हो, पाकिस्तानी sheep का ना हो. फिर वो ये कहेगा कि जी वो merino wool हो. You see, so the standard of living is improving, and so is the demand is gradually rising. तो अब आपने as marketers, what you have to see is कि जो customer को आप target करें उसकी demand change हो रही है. But having said this, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो जो product line है उसको ही eliminate कर दें, because then कोई ऐसा भी तो customer होगा जो कि बिल्कुल basic level पे होगा और अब वो improve हो रहा है. So then it's basically you're giving rise to parallel product lines. So you need to be constantly aware of what is happening around in the market. And then secondly, the consumer choice, that is increasing. The consumers, they know कि उनके पास competition की वजह से उनके पास choice ज़्यादा है. Secondly, consumer know their rights. Even in Pakistan, with the passage of time, consumer rights के बारे में ऐसा awareness level is increasing. People are getting to know कि उनके rights क्या हैं, क्या उनका correct solution है उनके problems के लिए, वो कहाँ जाके अपने rights को demand कर सकते हैं. Consumer courts की effectibility जो है वो भी increase कर रही है. और इसके साथ साथ जो consumerism है in the emerging markets, उसमें भी एक growth हो रही है. So ये एक market में opportunities भी ला रहा है, and at the same time it's bringing in threats. Now the best of the best will be जो कि इनको adapt करे. Defining segmentation, in fact getting back onto segmentation and then defining it, is the process of breaking down the total market for a product or service into distinct subgroups and segments, where each segment may be conceivably representing a separate target market to be reached within a distinctive marketing mix. So you're actually dealing with each segment differently on the basis of their demands, on the basis of their needs, with their own set of tailor-made marketing mix. The targeting and positioning strategies
which you're actually developing by recognizing the demand, it depends on the specific tastes of the consumer as well, their needs, and the understanding that their demands may differ. So the demand of one segment will be different from the demand of an other segment. Segmentation, you're basically breaking down the total market for a product or service into individual clusters of customers or segments. So each segment will be comprising of customers who share similar demands. So in STP, what you're actually doing is that you are segmenting whereby you're determining what kind of customers exist in a market. These 3 points briefly but very appropriately define the complete segmentation process. That segmentation in the STP, the S, the segment portion, it stands for determining which kinds of customers exist. Then target, you select which ones are best off trying to serve, which of these target markets are the best for the company's interest to serve them. This means that the company has the products and has the ability to cater to the needs of this particular target which they've identified from the complete market. So the complete market, they've determined which kind of segments exist. So that's the segmentation part. Then they identify which particular clusters can be served by the company. Now that's the targeting part. And once they've defined that, then the company implements the segmentation by optimizing products or services for that segment and communicating that we have made the choice to distinguish ourselves that way. So what the company is actually doing is that once they've targeted it, then they've started bringing out that one product from its magic box and presenting it in front of the people and saying that this is a product that we are bringing in the market and that's going to solve your problems. This is an answer to all your needs. And then they're actually convincing the customer that this is the problem solution for all of your requirements. From this model, we can see, in fact, it summarizes what we've just discussed, that the process starts with the segmentation. You identify meaningfully the different groups of customers. They then target it and selecting which segments to serve. This means that you're actually positioning the product, and when you're positioning it, you're actually utilizing the optimum combination of the marketing mix. The products, its price, its distribution, which is the place factor, and the promotion. We're going to cover all this aspect separately and in detail in our subsequent lectures. There are 3 approaches to marketing, and this is reflective in the segmentation, targeting, and positioning process. It is the undifferentiated strategy, the concentrated strategy, and differentiated strategy. It's beneficial to use segmentation to gain customer insight. आप कस्टमर के बारे में जो मालूमात हासिल कर रहे हैं उसके लिए सेगमेंटेशन का आप फ़ायदा उठाते हैं. सेगमेंटेशन करते हैं, आप लोगों के बारे में इंसाइट हासिल करते हैं. अब लोगों के बारे में इंसाइट यू कैन आइदर गैदर दैट थ्रू बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजीज. कंपनीज में डेवलप क्वेश्चनर्स, कंपनीज में गैदर सम मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट और उनके फोकस ग्रुप्स इंटरव्यू करवा लेते हैं. उनको बिठा के उनसे 10-15 मिनट एक टॉपिक पे बात करवाएंगे. इट्स मॉनिटर्ड वेरी क्लोजली. या वो जो कंपनीज हैं, रिसर्च कंपनीज हैं, उन्होंने जो डेटा इकट्ठा किया होता है वो उस डेटा को यूज कर सकते हैं.
या कंपनी अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के ही फीडबैक से दे कैन गेन एन एडवांटेजली इंफॉर्मेशन, एक एडवांटेज उनको हासिल है कि अगर वो एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के यूजर्स को से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, एंड फ्रॉम देयर दे कैन ड्रॉ इन्फ्रेंसेस कि हाउ इज दैट सेगमेंट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू देयर प्रोडक्ट। तो कंपनी जो है वो इट कैन अंडरस्टैंड the needs of the potential and actual customers in the market, and then it can see कि वो कौन कौन सी needs serve कर सकते हैं लोगों की, वो कौन कौन सी needs नहीं serve कर सकते हैं, और and which of these needs they actually want to serve. यानी कंपनी की capability क्या है, can they serve, can they not serve, and what is that they actually want to serve. ये कंपनी को information हासिल हो जाती है। The concept of segmentation is to use the variables that have meaning in the context of the company and the market it is operating in. Company obviously उन्हीं बारे में कंपनी को information उसी segment के बारे में लेनी चाहिए जो जिस segment में company interested है। If एक company है which is operating in the market of making biscuits, तो वो उसी मार्केट के उस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड कंज्यूमर पैटर्न्स, उससे रिलेटेड प्रोडक्शन और डिमांड और कंपैटिटर्स की सप्लाई, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेगी, बजाय इसके कि कंपनी ये रिसर्च करना शुरू कर दे कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स इंडस्ट्री है इस पर्टिकुलर मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक्स का कैसा डिमांड है। यस इट्स एन एडिबल थिंग, यस ये एक ऐसा आइटम है जो कि लोग उसी वक्त यूज करेंगे, जो कि उसको जो है वो कैन बी सिमिलर टू द बिस्किट्स इंडस्ट्री, बट देन ये एक बहुत दो डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। सो उसकी रिसर्च को बिस्किट्स वाले रिसर्च से नहीं कंफ्यूज किया जा सकता। सो जो भी सेगमेंटेशन से रिलेटेड रिसर्च होगी, कंपनी हैज टू सी कि वो इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंपनी और इट इज द सेम मार्केट दैट दे आर ऑपरेटिंग इन। अगर कोई बिस्किट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंपनी को नॉर्दर्न पाकिस्तान की मिल गई है, गिलगित कर्दू के बारे में कंजम्पशन पैटर्न्स उधर के लोगों की इंफॉर्मेशन मिल गई है, बट द कंपनी इज लॉन्चिंग इट्स प्रोडक्ट इन द सेंट्रल पंजाब एरिया या इन द सदर्न पंजाब एरिया, बहावलपुर, रहीमिया खान और इस इलाके की उनको में लॉन्च कर रहे हैं वो अपने बिस्किट्स, तो द इंफॉर्मेशन दैट दे हैव अबाउट द गिलगित बल्तिस्तान एरिया दैट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन द सदर्न पंजाब एरिया। दे नीड टू हैव the accurate information of the market that they want to operate in. So variables for segmentation, किस basis पे segmentation की जाती है? That is either on the geographic variables, geography से जैसे इसका ताल्लुक है तो वो location पे depend करता है, regions of the world, continents, countries, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, areas within the same country, northern Pakistan, southern Pakistan, central Pakistan, और उसमें फिर specific areas. Okay जी, लाहौर area. Okay, लाहौर में you're getting into another specific area. कि हम जो हैं, जो लाहौर सिटी है, लाहौर का जो एरिया मीनार पाकिस्तान के इलाके के साथ जो पुराना लाहौर है, हम उसको टारगेट कर रहे हैं। अगर कंपनी उधर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है तो जरूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन जाके डिफेंस और वॉल्टन और कसूर की जाके इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दे। दे हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स दैट हैव बीन सेट। कंपनी के मार्केटिंग प्लान्स क्या हैं, उसके हिसाब से आप सेगमेंटेशन करेंगे एंड अकॉर्डिंगली आप वो उन वेरिएबल्स को डिसाइड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द जियोग्राफिक वेरिएबल्स आर द डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। डेमोग्राफिक्स रेफर टू द पर्सनल स्टैटिस्टिक्स, बंदे की एज, उसकी इनकम, उसका जेंडर, इसकी बेसिस पे जो सेगमेंटेशन हो रही होती है, दैट इज द डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन।
then the psychographic variables. So we take this step a little further कि जो segmentation है on the basis of lifestyles, attitudes, personality, values, इन तमाम तर चीजों की बेसिस पे जो segmentation हो रही होती है वो it actually helps the company in determining कि वो किस क्लास के लोगों को, किस थिंकिंग के लोगों को और किस किस्म के टेस्ट रखने वाले लोगों को मार्केट को टारगेट करी है. बिहेवियर इज अनदर बेसिस फॉर सेगमेंटेशन कि सेगमेंटेशन जो है लोगों के बिहेवियर के हिसाब से भी की जा सकती है. देन सेगमेंटेशन बाय यूजेज ऑफ एन ओकेजन, ये एक इट इज सिमिलर टू बिहेवियर बट इट फोकस ऑन व्हेन द प्रोडक्ट इज बीइंग यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल, अब ईद का मौका अगर आ रहा है तो उस ईद के मौके के लिए अगर बाटा ने अपनी कैंपेन लॉन्च कर दी है कि जी ईद मनाएं बाटा के संग, ईद मनाएं सर्विस के संग, तो अब जो सर्विस वाले हैं वो अपनी जो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं वो एक ओकेजन के लिए कर रहे हैं. बाटा अगर कह रही है कि जी आप ईद पे हमारे शूज परचेज करें तो वो एक ओकेजन, पर्टिकुलर ओकेजन के हिसाब से अपनी कैंपेन बना रही है. इसी हिसाब से कंपनी सेगमेंटेशन कर सकती है कि क्या उनके प्रोडक्ट्स का बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं. बिहेवियरल सेगमेंटेशन, देर एक्चुअली बाईपासिंग द डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, लेकिन वो बिहेवियरल उस एस्पेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं. अक्सर दफा हम ये इस किस्म की सेगमेंटेशन देखते हैं जब आप कोई ब्यूटी रिलेटेड चीजें यूज करें. फेयर एंड लवली, अब फेयर एंड लवली जो है वो एक बिहेवियरल चीज को टारगेट कर रहा है कि गर्ल्स और इवन बॉयज जो कि अपने कॉम्प्लेक्शन को इंप्रूव करना चाह रहे हैं उनके इस बिहेवियर को टारगेट करते हुए एक प्रोडक्ट बना दिया गया. सोप्स, पाउडर्स ऑन व्हाइटनिंग सोप्स, तो इस किस्म की जो सेगमेंटेशन होती है कि यू गेटिंग द बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट. द बेसिस फॉर सेगमेंटेशन should lead to the aspects that when you've segmented a market, you should be able to measure and identify आप उस वो मार्केट एक्सेसिबल हो, आपकी सेगमेंटेशन मीनिंगफुल हो, and it should be substantial. Like we discussed in the targeting model, the STP model, कि once segmentation is done, आपने मार्केट को डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया. यू देन गो इनटू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मार्केट सेगमेंट्स दैट आर आइडेंटिफाइड एज बीइंग द मोस्ट लाइकली परचेजर्स ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्ट्स. आपने फिर टारगेटिंग शुरू कर दी. इसमें सबसे पहले यू नीड टू असेस के उधर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स कौन कौन से हैं, द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ कॉम्पिटिशंस. वंस यू आइडेंटिफाइड योर कंपैटिटर्स, then you see that how good are those competitors, how good are they serving the customer needs, and how much are they in number. वो कितने बंदे थे, वो जो एक फिल्म का डायलॉग है कि कितने आदमी थे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कितने लोग हैं जो कि आपके कस्टमर की नीड्स को सर्व करें और वो कितना अच्छे तरीके से करें. कस्टमर से कितना सेटिस्फाइड है, क्या वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है या वो उनसे बिल्कुल नहीं सेटिस्फाइड है, या देयर इज अ सिचुएशन इन बिटवीन. इफ दे आर वेरी सेटिस्फाइड, योर और आवर कंपनी गेटिंग इनटू द मार्केट, दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. बट इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड, देन द चांसेस ऑफ सक्सेस आर इमेंस. बट देन अगेन, हैविंग सेड दिस पॉइंट, ये भी बहुत जरूरी है कि क्या कस्टमर इतना चूजी है, क्या कस्टमर इतना सिलेक्टिव है कि वो कंपैटिटर की सारी एफर्ट्स के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा. दिस मीन्स यू नीड टू कम अप विद एन एक्सेप्शनली वेल कोऑर्डिनेटेड डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी. सेकेंडली, यू नीड टू सी दैट हाउ लार्ज इज द सेगमेंट. एक सेगमेंट में क्या इतना पोटेंशियल है, इज इट लार्ज इनफ कि वो आपको आपकी डिजायर्ड प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसको आपको रिटर्न्स मिल सकें, एंड इज इट सेगमेंटेड एक्सपेक्टेड टू ग्रो और विल इट श्रिंक. You need to understand that as well. अगर कोई सेगमेंट बहुत बड़ा होगा
तो इसका मतलब ये है कि one of the positive side is that it's such a large segment that you can actually play wonders in that. But then if it's a large segment and you're entering there as a new entrant, that this means that there are going to be other competitors too who are going to be attracted by the magnitude of this segment and would then want to enter that segment as well. That's going to increase competition too, and that is a downside of a large segment. Strength of the company also helps in appealing particularly one group of consumers. So firms that have already established a reputation, it's going to be difficult to shake them of their current positions. And fourthly, are you actually able to communicate with the segment and tell them about your product? Once the targeting phase is gone on, once that is completed, then comes in the position of the portion of positioning, where you're actually developing the effective marketing strategy after you've done the segmentation portion, after you've covered the targeting portion. And the product positioning is what you refer to the way in which an organization sets itself apart from the others and how the products and services are perceived by the target market. Now this involves that all the stakeholders of the company are involved in this process, and all the stakeholders get their desired results. It's a win-win situation for all the stakeholders, be it the company, its internal stakeholders, all the external stakeholders, and the customer as well. A good proper positioning strategy basically enables the company to compete successfully in the target market. Here again, the three strategies that was presented by Porter come into play: the cost leadership, the differentiation, and the focus strategies. Positioning is all about communicating the overall value that the company is giving. And the clearer the message and the distinctive and the unique propositions that the company is offering, the better the positioning strategy. When you're talking about positioning, it means that you're implementing the chosen image and appeal to the right segment by using the optimum combination of marketing mix, the price, whether you're premium pricing them or it's a low price, and the value that the price has to offer. The distribution channels, is it intensive, is it extensive, or is it exclusive? Promotion, the prestige, fun and powerful, while you're then going about the product phase. And when you're talking about the product, is it the premium product, just the basic product, the augmented product? So it is all these aspects that are being actually thought about when you're talking about the positioning strategy. The main elements of positioning are that a sustainable market position is differentiated at the product level, at the brand level, or at the corporate level. Now all these things matter in the positioning. Either you're just simply positioning the product, or you're positioning the whole brand, or you may be positioning the corporate image of the company as well and the product as well. So you might either just be positioning one of these things, आप सिर्फ प्रोडक्ट, सिर्फ ब्रांड या कॉर्पोरेट, या इनका एक कॉम्बिनेशन सबको पोजीशन कर रहे हैं. The differentiating variables are the actual or the perceived variables. Actual का मतलब ये कि जो physical attributes हैं of the product or the features of the product, either you're using them as a positioning variable, या जो product का image है, जो supplier का image है, the company image, that is being positioned. क्योंकि remember that differentiation occurs with different elements of the marketing mix.
The different strategies being utilized, one of them by Rice and Trout. They state that positioning is achieved with three major concepts. Moving on are the 4C positioning framework. जो Rice and Trout की जो 3 elements used for positioning, लेकिन जो 4C positioning network framework है, it is much important in the sense कि वो 4 key considerations बताता है of positioning. It says that when you're positioning something, one, it has to be extremely clear. The idea should be कि जो आप message pass across कर रहे हैं to both the target market और जो आपने मैसेज कंपोज किया ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आप बहुत क्लियरली अपनी पोजीशन को डिफाइन कर दें. एंड व्हेन वंस यू हैव डन दैट क्लियरली, इट नीड्स टू बी कंसिस्टेंट. दैट इज द सेकंड कंसिडरेशन कि जो तमाम तर कंपटीशन जो है, जो मैसेज पास ऑन कर रहा है, आपका मैसेज जो है इट इज कंसिस्टेंट विद द इमेज दैट यू हैव, और जितना आपने क्लियरली अपना मैसेज पास ऑन कर दिया है, वो मैसेज एक कंसिस्टेंट तरीके से लोगों तक पहुंचता रहे. द मैसेज शुड नॉट चेंज. अगर आपने अपने आप को पोजीशन किसी एक वेरिएबल की बेसिस पे किया है एंड यू सी दैट दैट इज गिविंग यू गुड रिस्पॉन्सेस, तो फिर उस सूरत में आपको एक कंसिस्टेंट तरीके से अपने उसी की कॉम्पिटेंसी, जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है, आप उसी को डिफाइन करते जाएं. थर्ड इज ए क्रेडिबिलिटी. जो आप जब बात कर रहे हैं, जो आप कंसिस्टेंटली अपने जिस प्रोडक्ट फीचर, जिस एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहे हैं, इट शुड बी वन ऑफ दोज जो कि प्रोडक्ट में एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, और विद एक्सपीरियंस योर यूजर्स नो कि ये जिस क्वालिटी की बात कर रहे हैं, that is there in the product as well. So your message is actually credible. आपकी credibility पे doubt नहीं होगा, because if that happens, तो आप जो भी message pass across करें, even if it is based on something which is there in the market, in your product, but because of the past experience, people do not tend to believe you, then you're actually going to lose on the credibility part. और एक competitiveness is the fourth important consideration. एक successful market position is dependent कि आपकी एक distinctive value proposition हो which is not there in your competition. जो positioning है, this positioning is actually measured. It is a measurable, quantifiable characteristic which is done by the perceptual mapping. The positioning strategy results in the image that you want to draw on the mind of the customers, and the picture you want them to visualize of what you offer in relationship to the market situation and any competition you may have. So once you've positioned yourself and you've placed the brand image that you want your customers to perceive you as, you can then actually measure how this position is actually quantified as compared to your competitors. Because it's just not the product itself what is being positioned. You see, because you need to understand that it is important that what is being positioned. A firm must understand its situation in terms of the 4 C's that we've discussed. So in perceptual mapping, an organization identifies the features of the products that it's offering in the market. It establishes features that are considered important. वो फिर इस बेसिक इंफॉर्मेशन को अपनी पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट करते हैं, और एक वैरायटी ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको वो कंसिडर करके कंपनी का जो इमेज है, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके वैरायटी ऑफ एट्रीब्यूट्स के ऊपर की बेसिस पे कंसिडर करते हैं. फिर वो जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको निशानदेही करने के बाद
आप अपनी प्रोडक्ट को इस तरह पोजीशन करते हैं कि आप इन कंपैरिजन टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ द कंपैटिटर्स, सो यू आर एक्चुअली पोजीशनिंग योरसेल्फ एज कंपैरिजन टू योर कंपैटिटर्स, और आप इस सारी चीज को एक मैप में, एक मॉडल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको एक प्रोडक्ट पोजीशनिंग मैप कहते हैं, और ए परसेप्चुअल मैप. द मैप विजुअली डिपिक्ट्स द कंज्यूमर परसेप्शंस एंड देन प्रायोरिटाइजेस ब्रांड्स इन रिलेशन टू दीज परसेप्शंस. Now, once you've done this exercise, once you've done the complete perceptual mapping, आपने बना लिया, आपने देख ली कि जी closest कौन सी चीज है, आपस में कंपटीशन क्या है, तो ये सारा काम आप बेसिकली इसलिए करते हैं बिकॉज उसका जो पीछे जो रैशनल है वो ये है कि you're एक्चुअली एक प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसको मेजर करना चाहते हैं एक दूसरी प्रोडक्ट के साथ, और इसमें आप जो टोटल प्रोडक्ट ऑफरिंग की जो डायमेंशंस हैं, यू आर एक्चुअली मैपिंग देम आउट कि वो एक कंज्यूमर किस तरह उसको आइडेंटिफाई कर रहा है. बिकॉज कोई एक क्वालिटी एक कंज्यूमर के लिए, वो दूसरे कस्टमर के लिए वो बात इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट. किसी की कंसिडरेशन, किसी की एक परसेप्शन कि ये क्वालिटी अच्छी है और दूसरे की मे बी डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट दे फील इज इंपॉर्टेंट और दे फील इज नॉट इंपॉर्टेंट. तो इस सारे के बेसिस पे जब कोई दो प्रोडक्ट्स की पोजीशन जो है वो परसेप्चुअल मैप पे व्हेन इट्स क्लोज टू ईच अदर, इसका मतलब ये कि ये दोनों प्रोडक्ट्स वो एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं, और जो किसी प्रोडक्ट की पोजीशन मैप में आइडियल पोजीशन के करीब तरीन होगी, इसका मतलब यह है कि ये वो प्रोडक्ट है जो कि कस्टमर्स को ज्यादा अपील कर रही है. इसी मैप के ऊपर अगर इफ यू सी द गैप्स इन द मैप, दिस मीन्स कि ये वो जगहें हैं विच आर नॉट बीइंग केटर्ड बाय एनी प्रोडक्ट, एंड this represents the niche that is present, and this gives you the opportunity to fill in that gap, or you may still have to identify कि वो gaps में कोई enter क्यों नहीं किया हुआ, क्या वहां पे इतना potential नहीं है, क्या वो customer जो है उनकी cognitive process जो है उसमें कोई issue है, या वो एक ऐसी अनसेटिस्फाइड नीड है जो कि किसी से ओवरलुक हो गई है. सो ऑल दीज थ्री थिंग्स हैव टू बी कंसिडर्ड. जो पोजीशनिंग हो रही होती है इन रिलेशन टू एट्रीब्यूट्स, इट बेसिकली इन्वॉल्व्स द पोजीशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस, उनकी ड्यूरेबिलिटी, उनकी क्वालिटी, रिलायबिलिटी, स्टाइल, डिजाइन. इन तमाम तर बेसिस पे जो पोजीशनिंग हो रही है, दैट इज द पोजीशन इन रिलेशन टू एट्रीब्यूट्स. पोजीशनिंग इन रिलेशन टू यूजर्स और यूजेज भी की जाती है, वेयर द प्रोडक्ट इज बीइंग पोजीशन्ड अकॉर्डिंग टू द ओकेजन्स व्हेन इट इज बीइंग यूज्ड. लाइक वी डिस्कस्ड कि अगर ईद के मौके पे कंपनीज एडवर्टाइज कर रही हैं, कोई शादी के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है, वेडिंग मैगजीन्स जिस तरह होते हैं उसमें जो चीजों को किया जा रहा है, तो दैट इज ड्यू टू देयर स्पेसिफिक ओकेजन्स, या लोगों के लाइफस्टाइल्स को टारगेट किया जा रहा है. फिर पोजीशनिंग इन रिलेशन टू द कंपैटिटर्स एज वेल. व्हेन द पोजीशनिंग इज बीइंग डन in relation to the competitors, so there are three options that the company can work on. One is कि वो एक head on strategy अपना ले directly against the competitor, या कंपनी एक positioning away from the competitor की एक strategy पे अमल कर ले, और the positioning in relation to a different product class. So
the company may position itself in relationship to a different product class. वो कुछ ऐसा different present कर रही है कि वो अपने को competitor से एक differentiated advantage पे अपने को place कर रही है. So these are the different strategies that the positioning thing is actually incorporating so that the company is able to successfully implant their image, their position in the minds of their customers, and they can ensure कि जो customers हैं, they're going to prefer them over their competitors on the basis of different things that we've discussed. After positioning, product repositioning may be required as well. The company may reevaluate its strategy और वो अपने आप को reposition करना चाह रही है. कंपनी के अगर सेल्स ड्रॉप कर रही हैं और they're not materializing or they're not giving the desired results, so this involves that you need to change the strategy. टारगेट मार्केट को या डिफरेंशियल एडवांटेज को या इन दोनों को चेंज कर सकते हैं. देयर आर 4 जेनेरिक positioning strategies. That is, either you reposition your image or you reposition the product, you reposition the intangible benefits that are associated with the product, or you reposition the product tangible side of the product as well. Another important concept, till now we've been discussing the branding, the product itself, but there is an important concept of corporate positioning, where the company actually positions itself and it shows that we're offering a variety of products. So rather than just the individual products, the company is actually positioning itself as an umbrella that we are offering all these products. Like Army Welfare Trust, वो अपनी जितनी different companies हैं उन सब को identify कर रही होती है. So it is very important for customers to see कि वो जो अपना purchasing decision ले रहे हैं कि वो अपनी organization और वो product और इन सब की positioning के ऊपर focus करेगी, and this is particularly important for services. Reputation of a company is very important when the customers, they're making decisions of purchasing individual products. Especially जो important high risk service areas हैं, like the medical industry, the insurance industry, surgical items की purchase and इनकी service, machinery, health से concerning, safety से concerning. इस सारी लिहाज में corporate positioning is extremely important. By ending this lecture now, we have now covered everything that has been studied from lecture number 1 to lecture number 15. I have attempted कि हम ये 2 revision sections में वो तमाम तर चीजें cover कर चुके हैं जो कि हमने पढ़ी हैं. With this, you're now ready to enter the phase 2 of our marketing strategic marketing program, जहां से हम अब एक्चुअल मार्केटिंग मिक्स की तरफ जाएंगे और ब्रांडिंग की डिस्कस करेंगे. इसके अलावा हम इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन की बात करेंगे. बट टिल हियर वीव स्टडीड एवरीथिंग दैट वीव कवर्ड सो फार, एंड आई होप कि अब आप इसकी बेसिस पे अपने जो सेशनल्स हैं, अपने एग्जाम्स हैं, उसके लिए एक बेहतर तौर पे तैयार हो सकेंगे. और ना सिर्फ ये, बल्कि जो आपने फ्यूचर में जाके जो मार्केटिंग में अपने रोल्स निभाने हैं उसमें भी ये कोर कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत मदद करेगी. सो ऑल फॉर दिस लेक्चर. फ्रॉम आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू कॉन्सेप्ट, new theories and new researches that have been conducted in this field. So all for now, Allah Hafiz.